So hello everyone, today we are going to start an interesting topic which is blood pressure. ब्लड प्रेशर जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है जब भी आप किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर के लिए बोलता है कि ब्लड प्रेशर टेम्परेचर पता लगाइए कि क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो इट इज़ वन ऑफ द वाइटल साइन जो डॉक्टर वाइटल्स पूछते हैं, वाइटल साइन जो चेक किए जाते हैं, तो उसमें से एक फैक्टर आपका ब्लड प्रेशर भी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ब्लड प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ब्लड प्रेशर की जो पहली स्लाइड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पहला सवाल जो आज हमें ब्लड प्रेशर पढ़ने के लिए मजबूर करेगा वो है कि ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड प्रेशर क्या है और ब्लड प्रेशर मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, कि ऐसा कैसा प्रेशर बन गया बॉडी में जो मेजर करने के करे बगैर डॉक्टर आपको देखेगा ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो पहले तो ब्लड की वजह से आएगा, इसका नाम है ब्लड प्रेशर, सो इट इज ड्यू टू ब्लड। लेकिन ये प्रेशर है तो प्रेशर हमेशा किसी ना किसी चीज पर लगता है, प्रेशर हमेशा किसी ना किसी चीज के ऊपर एक्ट होगा। तो ये ब्लड किसी चीज के ऊपर अपना प्रेशर देगा, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो वो क्या चीज है जिस पर ब्लड अपना प्रेशर लगाएगा, वो चीज है आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तो आप जानते ही हैं, ब्लड वेसल्स आर योर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय योर ब्लड ऑन द लेटरल वॉल, ऑन योर लेटरल वॉल ऑफ योर वेसल्स। ये आपकी ब्लड वेसल है। ओके, so blood pressure is the pressure exerted by the flow of blood on the wall of blood vessels, also known as blood pressure. ठीक है, तो lateral pressure on the walls of your blood vessels जो कि ब्लड लगाता है, उस प्रेशर को लेटरल प्रेशर कह लीजिए या फिर ब्लड प्रेशर कह लीजिए। तो ये है आपका ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी, डॉक्टर्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों रहते हैं, इतने ज्यादा चिंतित क्यों है ब्लड प्रेशर को लेकर। तो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होता है, मान लीजिए आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज को आप बढ़ा देंगे तो वो बाहर की तरफ भागेगी। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, मतलब लेटरल फोर्स जो वो लेटरल वॉल पे लगा रही थी। लेटरल वॉल मतलब जो साइड वाली वॉल्स पर लगा रही थी ब्लड वेसल्स की, अब वो प्रेशर जब बढ़ गया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो शायद चांसेस हो सकते हैं कि कैपिलरी अगर हुई, अगर ये कोई कैपिलरी हुई तो ये रप्चर हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो कैपिलरी रप्चर हो जाएगी और इंटरनल हेमरेज हो जाएगा। इंटरनल हेमरेज, हेमरेज का मतलब क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को बोलते हैं हेमरेज, और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है मतलब आपकी बॉडी के अंदर खून निकलना शुरू हो गया है, आपकी कैपिलरी से आपका ब्लड ऑर्गन्स स्पेस जो कि टिश्यू स्पेस के अंदर आना शुरू हो गया है। Your blood is going out of your vessels into the tissue space. So this condition is known as internal hemorrhage, जो कि तब देखी जाएगी जब आपका ब्लड प्रेशर एक लिमिट के बाद एक्सीड कर जाएगा, कैपिलरी रप्चर होना शुरू हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर एक्सीड होने के बाद ब्लड आपका टिश्यू स्पेसेस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया आपको इंटरनल हेमरेज। और क्या कंडीशन बन सकती है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा, आप एक चीज से काफी ज्यादा वाकिफ हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम से लाइंड होती है। योर ब्लड वेसल्स आर लाइंड बाय योर एंडोथेलियम। ठीक है, तो एंडोथेलियम क्या है, आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये आपको दिखना है स्क्वायर शेप सेल, ये आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो कैपिलरी से, ये आपकी कैपिलरी है जो मैंने ड्रॉ करी है, कैपिलरी से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी गैस आपको वापस भेजनी है, मतलब टिश्यू तक पहुंचानी है या फिर टिश्यू से वापस लेनी है, तो इन स्पेसिस के थ्रू आप भेजेंगे। ठीक है, तो कैपिलरी जो एक साइट है, कैपिलरी एक साइट है, एक जगह है जहां पर एक्सचेंज होता है, किसका, न्यूट्रिशन का, गैसेस का और आपके जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका। मेटाबॉलिक वेस्ट आपके टिश्यू स्पेस से ब्लड वेसल की तरफ जाएगा और न्यूट्रिशन जो है आपका ब्लड वेसल से टिश्यू की तरफ जाएगा ताकि वो रेस्पिरेशन में यूज हो पाए। ऑक्सीजन इधर से टिश्यू स्पेस में आएगी ताकि ऑक्सीजन को यूज किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वापस चली जाएगी। तो ये कैपिलरी के साइड पे ये सब देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर पर बात कर रहे थे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा,
आपके ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर प्रेशर बढ़ा दें आप किसी चीज में, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक पिस्टन लगा दी, ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ा दीजिए और यहाँ पर जो है आपका डायमीटर कम हो गया, यहाँ पर आपका डायमीटर कम हो गया और यहाँ से आप प्रेशर बढ़ाए चले जाते हैं तो यहाँ से चीजें ज्यादा निकलना शुरू होंगी या कम निकलनी शुरू होंगी? यहाँ से आपकी चीजें ज्यादा निकलना शुरू हो जाएंगी। फिजिक्स की बात है तो आप समझ गए होंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपका ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड आपके टिश्यू स्पेसेस में आ जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एडिमा। एडिमा या फिर स्वेलिंग, आम इंग्लिश में उसको स्वेलिंग कह देंगे, एडिमा, और हिंदी में उसको कहते हैं सूजन आ जाना। तो कई बार आपकी सूजन जो होती है बॉडी के अंदर, एडिमा या स्वेलिंग, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से भी देखने को मिलती है। क्योंकि आप ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो आपका ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड के अंदर फ्लूइड होगा, ब्लड से आपका फ्लूइड आपके टिश्यू स्पेसेस में जाना शुरू हो जाएगा और वहां पर वो एडिमा बनाएगा, सूजन बनाएगा या फिर स्वेलिंग बनाएगा। तो ये एक दूसरा केस मैंने डिस्कस किया अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तब। एक हमने डिस्कस किया था अभी हेमरेज का, इंटरनल हेमरेज, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो। कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर या तो कम होगा या ज्यादा होगा या फिर नॉर्मल रहेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, अगर इन ब्लड की वॉल्स पर प्रेशर कम लगेगा, यहां से अगर मैं पिस्टन कम दबाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि यहां से फ्लूइड कम निकलेगा। यहां से फ्लूइड कम निकलेगा तो फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नहीं? ठीक है, आपका फ्लूइड, आपका ब्लड ज्यादा से ज्यादा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया और आपके टिश्यू को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और आपके टिश्यू के अंदर जो CO2 थी, जो आपके मेटाबोलाइट्स थे, मेटाबोलाइट्स वेस्ट थे, नाइट्रोजिनस वेस्ट थे, वो आपके टिश्यू के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहा। ठीक है, अब वो वापस नहीं जा पाएंगे, तब वो वापस नहीं जा पा रहे तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, टिश्यू के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा टिश्यू को, तो टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ। ठीक है, नेक्रोसिस मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज की डेथ हो जाना, और हम नेक्रोसिस किसी भी लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू आपका मरना शुरू हो जाएगा क्योंकि टिश्यू को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है। वो खाना जो है सेल तक, टिश्यू तक, सेल तक पहुंच ही नहीं रहा क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो रहा है कि वो टिश्यू तक पहुंच जाए। तो ये अगला केस हमने पढ़ा था, आपका ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो ब्लड प्रेशर का काफी ज्यादा रोल होता है आपके बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में। आपका ब्लड आपके ऑर्गन तक प्रॉपर्ली पहुंच जाए, वहां से आपका जो न्यूट्रिशन है वो टिश्यू तक पहुंच जाए और टिश्यू से वो फाइनली सेल तक पहुंच जाए। अगर कोई आपका नाइट्रोजनस वेस्ट टिश्यू के अंदर है, वो टिश्यू से वापस ब्लड वेसल के अंदर आ जाए ताकि उसको किडनी तक ले जाया जाए। तो ये आपका ब्लड प्रेशर का रोल आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन तक दिखता है, आपकी बॉडी के अंदर दिखता है। ठीक है, जो एक सबसे अहम रोल होता है ब्लड प्रेशर का वो होता है किडनी के लेवल पर। किडनी, ये हम डिटेल में किडनी के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ कि किडनी में क्या रोल होता है। किडनी में आप जानते हैं एक एफरेंट होता है और एक इफरेंट आर्टेरियोल होती है, और ये आपका ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ये मैंने किडनी के अंदर का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, अगर यहां से आपका ब्लड आ रहा है और यहां से आपका ब्लड जा रहा है, अगर यहां से ब्लड आना तेज कर दिया जाए, अगर यहां पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो यहां से जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा था उसका बनने का रेट ज्यादा होगा कम होगा? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो यहाँ से चीजें निकलनी तेज हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका GFR बढ़ जाएगा। योर GFR विल इंक्रीज। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपका GFR भी बढ़ेगा। GFR बढ़ेगा लेकिन वो वापस नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि किडनी का हमेशा एक ऑटो रेगुलेशन रहता है जिसको हम किडनी में डिस्कस करेंगे। तो मेरा मकसद ये था बताने का कि अगर यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ा तो यहाँ से चीजें जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका GFR एकदम से बढ़ जाएगा। अगर आपका BP कम हो गया, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ से चीजें निकलनी कम हो जाएंगी, फिल्ट्रेट कम हो जाएगा, और ये जितने भी टॉक्सिक चीजें थी, नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये आपका रोल ब्लड प्रेशर का मैंने किडनी के लेवल पे समझा दिया।
तो ये हमने डिस्कस किया कि क्या होता है ब्लड प्रेशर और इसके क्या यूजेस है, कि डॉक्टर्स को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं आपका। तो ये ब्लड प्रेशर का कुछ हमने पता लगाया। अब हम थोड़ा सी गहराई में जाते हैं, थोड़ा हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। तो ब्लड प्रेशर के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हमेशा ब्लड प्रेशर ऐसे आपने लिखा हुआ देखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि ब्लड प्रेशर में से ऐसे लिखा जाता है, जिसके अंदर 120 क्या होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 क्या होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। अभी मैं आपको बता दूं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है और डायस्टोलिक की नॉर्मल वैल्यू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। और आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर रिपोर्ट में लिखता है, तब वो रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर लिखा जाता है 120/80, जिसके अंदर 120 आपका सिस्टोलिक हो गया और 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका ब्लड प्रेशर लिखने का तरीका। और दो होते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैंने आपको हार्ट के अंदर बताया था कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है। सिस्टोलिक मतलब होता है कि आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आपका हार्ट का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस स्टेज को कहेंगे सिस्टोलिक स्टेज, और जब वो रिलैक्स करेगा उस स्टेज को कहेंगे डायस्टोलिक स्टेज। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टोलिक स्टेज में ब्लड प्रेशर क्या होगा। आपका जो हार्ट है ना, वो ब्लड को जो है आपकी बॉडी के पंप कर रहा है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है वाया योर अयोटा। ठीक है, तो अभी आपका हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में है, अभी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी आपका हार्ट पिचक रहा है, अभी आपका हार्ट सिकुड़ रहा है। तब आपका हार्ट सिकुड़ रहा होगा जब आपका ब्लड अयोटा की तरफ धकेल दिया जाएगा, आपका ब्लड हार्ट से अयोटा की तरफ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका अयोटा यहां पर फूलने लगेगा, बिकॉज योर अयोटा इज अ इलास्टिक वेसल। आपका जो अयोटा है ना, वो रबड़ की तरह है, आपका जो अयोटा है वो रबड़ की तरह है, वो एक इलास्टिक वेसल है। जब सिस्टोल कंडीशन चल रही होगी, जब आपका हार्ट सिकुड़ रहा होगा, तो हार्ट का सारा ब्लड अयोटा की तरफ धकेल दिया जाएगा, आपका अयोटा फैलने लगेगा क्योंकि वो इलास्टिक है। ठीक है, और उस टाइम पे जो प्रेशर लेटरल वॉल पे लग रहा होगा, ऑन द लेटरल वॉल ऑफ ब्लड वेसल, उस ब्लड प्रेशर को कहा जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर भी दो चीज डिस्कस कर ली, कि आपका हार्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका अयोटा खिंच रहा है। आपका अयोटा इलास्टिक है, आपका अयोटा इलास्टिक है, इस वजह से वो खिंच रहा है और उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड इकट्ठा होना शुरू हुआ है, लेकिन आपका मेजॉरिटी ऑफ ब्लड पंप हो गया, पुश हो गया, धकेल दिया गया आपकी बॉडी की तरफ, और उस ब्लड प्रेशर को कहा जाएगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये मैंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समझा दिया। और अब अगली चीज आती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों पर निर्भर करता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका दो चीज पर डिपेंड करता है, आपका कार्डियक आउटपुट, और फिर कार्डियक आउटपुट आपका दो चीज पर डिपेंड करता है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो चीज पर डिपेंड कर गया, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट के बारे में और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। हार्ट रेट क्या होता है, रेट होता है आपका जब हार्ट आपका कितनी बीट्स, कितनी बार धड़क रहा है पर्टिकुलर टाइम में, 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है, वो आपका हार्ट रेट हो गया। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम जो आपका एक वेंट्रिकल या तो लेफ्ट या फिर राइट वेंट्रिकल पंप करता है एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल का लेक्चर मैंने कवर कर चुका हूं, कार्डियक साइकिल अगर आपको नहीं आती तो वहां जाकर देख लेना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम हार्ट का, वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो या तो लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल पंप करता है एक कार्डियक साइकिल में, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली 70 ml होता है। ठीक है, और हार्ट रेट आपका नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हार्ट रेट इनटू क्या बचा, स्ट्रोक वॉल्यूम।
तब आप 72 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपने हार्ट रेट को आप स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, ये 70 ml पर कार्डियक साइकिल था, ठीक है, ये 70 ml पर कार्डियक साइकिल था। और आपकी एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स होती हैं? एक मिनट में आपकी कितनी कार्डियक साइकिल होती है? आपकी 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं। ये बात आपको पता है, क्योंकि एक साइकिल मतलब एक बीट हो गई, तो आपकी एक मिनट में आपकी 72 कार्डियक साइकिल हो गई। तो आप 70 को यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये एवरेज आपका निकल कर आएगा 5000 ml, ऑलमोस्ट 5000 ml निकल कर आएगा। तो ये आपका कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, 5000 ml, या फिर इसको आप कह दीजिए 5 लीटर, ये आपका कार्डियक आउटपुट है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड निकालता है, वो आपका कार्डियक आउटपुट होता है। और कार्डियक आउटपुट फिर दो चीजों पर डिपेंड करता है, आपका हार्ट रेट और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट वो रेट है कि आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है, आपके हार्ट में कितनी बीट्स आती हैं एक मिनट में, वो आपका हार्ट रेट होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो आपका एक वेंट्रिकल, या तो राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एक कार्डियक साइकिल में पंप करता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 70 ml होती है। हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू 72 बीट्स पर मिनट होती है, और आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आता है 5000 ml। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो ब्लड ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक मिनट का होता है, ये याद रखना, ठीक है। और जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो एक कार्डियक साइकिल का होता है, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल का होता है। तो ये सब था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर मैंने जो डिस्कस करना था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर जो कि मेजर किया जाएगा जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में होगा, तब सिकुड़ रहा होगा, तब सिस्टोलिक फेज में होगा। और वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आपकी कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड, और जो कार्डियक आउटपुट दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और आपका हार्ट रेट। हार्ट रेट है द बीट्स पर मिनट, और आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वह वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। तो यहां तक हमने आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले ब्लड प्रेशर पे, जिसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा उस ब्लड प्रेशर को कहा जाएगा, उस ब्लड प्रेशर को जब तुम मेजर करोगे उस ब्लड प्रेशर को कहा जाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है मैं आपको अभी जरा सा इमेजिन करा देता हूं, ठीक है। ये आपका हार्ट, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका आयोटा जैसा हमने पढ़ा था। अभी आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के टाइम पे मैंने आपको बताया था, जब आपका हार्ट सिकुड़ रहा था तो कुछ ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हो गया था, आपका आयोटा स्ट्रेच हो गया था, खिंच गया था, आपका आयोटा इलास्टिक था इसलिए वो खिंच गया था। तो वहां पर कुछ ब्लड उस मोमेंट के लिए स्टोर हो गया था, इकट्ठा हो गया था, क्योंकि आपका ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल की तरफ जा रहा था, आयोटा की तरफ जा रहा था, फोर्स के साथ आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डायस्टोलिक स्टेज। तो डायस्टोलिक स्टेज के अंदर हार्ट आपका रिलैक्स होना शुरू हो गया। जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लड प्रेशर, यहाँ से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब यहाँ से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ये आयोटा जो है रिकॉइल होगा। क्या होगा? रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब होता है वापस अपनी जगह जाना। तो आयोटा जो है इलास्टिक था, रबड़ की तरह था, अब रबड़ को आप खींचेंगे तो रबड़ अपनी जगह वापस जाएगी, तो ऐसे ही आयोटा अपनी जगह वापस जाएगा। तो आयोटा जो है कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, रिकॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी ब्लड इकट्ठा हुआ था वो ब्लड आगे की तरफ धकेल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका आयोटिक वेल्व होता है, यहाँ पर तो आपका आयोटिक वेल्व होता है, और आयोटिक वेल्व आप जानते ही हैं तब डायस्टोल स्टेज स्टार्ट होती है। जब डायस्टोलिक स्टेज स्टार्ट होती है तो आपका आयोटिक वेल्व क्लोज हो जाता है, जिस स्टेज को कहा जाता है प्रोटोडायास्टोल। ये सब मैंने कार्डियक साइकिल में पढ़ाया था, ये सब कार्डियक साइकिल का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कार्डियक साइकिल का लेक्चर देख लेना। तो आपका आयोटिक वेल्व क्लोज हो गया है, आपकी डायस्टोलिक स्टेज स्टार्ट हो गई, आपका आयोटिक वेल्व क्लोज हो गया और आपका आयोटा अब रिकॉइल होना शुरू हुआ है। आपका आयोटा अब अपनी जगह पर वापस जाएगा, तो जो ब्लड यहाँ पर था उसको आगे धकेल दिया जाएगा और उसके आगे वाले ब्लड को भी और आगे धकेल दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर एक फिर से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डायस्टोलिक स्टेज में जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है।
तो उसको कहा जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और सिस्टोलिक की क्या बताई थी मैंने आपको, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आपको समझ आ गया होगा कि डायस्टोलिक कम क्यों होता है और सिस्टोलिक ज्यादा क्यों होता है। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि सिस्टोलिक के अंदर क्या हो रहा था, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट कितना थिक होता है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स आर वेरी थिक। जब भी ब्लड हार्ट से पंप किया जाएगा, जब भी ब्लड सिस्टोलिक फेज में पंप होगा हार्ट से, तो वो ज्यादा प्रेशर के साथ पंप होगा और वो ज्यादा प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचता है। लेकिन जब आपका डायस्टोलिक फेज स्टार्ट होगा तो वो आपकी आयोटा के रिकॉइल की वजह से होगा, आपके आयोटा की इलास्टिसिटी की वजह से होगा। और आयोटा हार्ट के बराबर थिक नहीं है। आयोटा के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक प्रेशर क्रिएट कर पाए। तो आपका ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ही रह जाता है। सो दिस इज द रीजन कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा डायस्टोलिक प्रेशर से। तो ठीक है, ये हमने आपको इमेजिन करा दिया कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम क्यों है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। ठीक है, अब हमने डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर दो चीज पढ़नी है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वैसोडाइलेशन। ये हमें पढ़ना क्यों है, पहली बात तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा एक चीज पे डिपेंड करेगा, वो है आपकी वेस्कुलर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी बाधा आ रही है। आपने रेसिस्टर्स पढ़ते हैं फिजिक्स में। रेसिस्टर्स काम क्या करते हैं, आपके करंट को कम करते हैं, करंट को आगे जाने से रोकते हैं। तो कोई भी चीज आपके काम में बाधा आती है तो उसको रेसिस्टेंस कहा जाएगा। तो ऐसे ही अगर ब्लड के फ्लो में कोई रेसिस्टेंस आएगी उसको वेस्कुलर रेसिस्टेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेस्कुलर रेसिस्टेंस। तो अगर आपका वेस्कुलर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका वेस्कुलर रेसिस्टेंस कम है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आइए मैं इसको समझा देता हूँ इसको। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा था आयोटा से, तो हम इसको आयोटा पर वापस लाएंगे। आपका आयोटा है ये, और आयोटा आपका स्ट्रेच हो चुका है। अब आपका आयोटा रिलैक्स होगा, रिकॉइल होगा, तो यहां से ब्लड आगे धकेल दिया जाएगा। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके डिवाइड होती हैं, फर्दर डिवाइड होती हैं, आर्टरी से आर्टेरियोल्स बनते हैं, आर्टेरियोल से फाइनली कैपिलरीज बनती हैं। जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं। आपकी कैपिलरीज जो होती हैं बहुत ही ज्यादा थिन वेसल्स होती हैं, ये आपको पता ही है। तो इनका डायमीटर और इनका डायमीटर अगर आप कंपेयर करें तो किसका ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है कि आयोटा का डायमीटर ज्यादा होगा। और अगर आप यहाँ से प्रेशर लगाते हैं और यहाँ पर आप एरिया छोटा कर देते हैं, अगर यहाँ का डायमीटर छोटा कर देते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा घट जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ का डायमीटर बढ़ा देते हैं और यहाँ से सेम प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ब्लड प्रेशर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप ये बढ़ना और घटाना किसका? डायमीटर का। डायमीटर जो आप चेंज कर रहे हैं उसको हम या तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं या फिर वैसोडाइलेशन कहते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब डायमीटर कम हो गया और वैसोडाइलेशन मतलब आपका डायमीटर बढ़ गया। किसका? वेसल्स का, इसलिए यहां पर वैसो आ गया। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। तो अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपका वैसोडाइलेशन हो रहा है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो ये बात आपकी समझ आ गई। तो ये हमने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इतना ही डिस्कस करना था कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रीजन क्या होता है कि वो हमेशा कम होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। और अगला चीज हमने डिस्कस करा है कि वेस्कुलर रेसिस्टेंस कैसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। और फिर फाइनली हमने पढ़ा कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, वैसोडाइलेशन क्या होता है और इनका फर्क डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या पड़ता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू मेजर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज और सबसे ज्यादा जो आपने देखी है ये डिवाइस किसी डॉक्टर के पास, शायद इसी डिवाइस के बाद आपको पता चला होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तब आपका डॉक्टर मेजर करता है, सबसे पहले ये इसको निकालता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो आपको बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या घटा है। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इस डिवाइस को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है लेकिन ये डिवाइस काफी ज्यादा सिंपल है। इसका मैं प्रिंसिपल वगैरह नहीं बता रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसके वजह से, इसकी मदद से डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं।
इसको कपड़े को इसको कहा जाता है हैंड कप। इसको आपके हाथों पे लपेट दिया जाता है और यहाँ से डॉक्टर पंप करता है और आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे दिखता है, ठीक है। इसका मैं प्रिंसिपल किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आपका ये काम कैसे करता है, आप ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बस इतनी बात जानिए कि ब्लड प्रेशर एक तो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर कर लिया जाता है, और दूसरा मेथड क्या है आपका कैन्यूला। कैन्यूला के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी ब्लड वेसल जिससे हमें मेजर करना है, जो हम मेनली यूज करते हैं वो आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है। ब्रेकियल आर्टरी के अंदर हम लोग कैन्यूला लगा देते हैं। एक कैन्यूला मतलब सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर, निडल लगा देते हैं और उसको हमें डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। उस डिवाइस से आपका ब्लड फ्लो करता है, आपका ब्लड बहेगा तो वो डिवाइस मेजर कर लेगा कि यार किस स्पीड से आपका ब्लड निकल रहा है। तो उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके प्रेशर की टर्म्स में, और आपको पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये पुराने टाइम में जब ये डिवाइस डेवलप नहीं हुआ था तो कैन्यूला यूज होता था, ठीक है। आज भी कई जगह डॉक्टर्स कैन्यूला यूज करते हैं क्योंकि स्फिग्मोमैनोमीटर से ज्यादा एक्यूरेट आपका कैन्यूला होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैन्यूला और स्फिग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर मेजर हो सकता है। तो शायद ये लास्ट स्लाइड थी। अब मैं इसको जल्दी से समराइज कर देता हूं आपके ब्लड प्रेशर को। आपका ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आपका ब्लड प्रेशर जब भी आप बताएंगे तो दो फॉर्म में बताएंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हमेशा आपका सिस्टोलिक ज्यादा होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाई है, इसको याद रखना। अगली चीज क्या है आपकी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, कार्डियक आउटपुट पे। और आपका कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, आपके हार्ट रेट पर और स्ट्रोक वॉल्यूम पर। आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, वेस्कुलर रेसिस्टेंस पर। और वेस्कुलर रेसिस्टेंस का मतलब या तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है या फिर वैसो डायलेशन हो रही है। तो ये था आज का टॉपिक अपना, पूरा समरी पूरे टॉपिक का, पूरा सार कि क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर और कितने टाइप के ब्लड प्रेशर्स होते हैं। तो यही था बस आपका ब्लड प्रेशर में जो पढ़ना था। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, आगे कोई वीडियो बनेगी स्फिग्मोमैनोमीटर के ऊपर। तो यहाँ तक थी हमारी क्लास, तो इतना काफी मतलब मोर देन इनफ है आपके सिलेबस के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और 11-12 वालों के लिए काफी ठीक है इतना। तो इसी के साथ मैं क्लास कंप्लीट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।